मित्रों सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे यूपी बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग अपडेट की। क्या 100 नंबर से कम वाले बाहर हो जाएंगे, इस पर बात करने वाले हैं। अटल बिहारी वाजपेयी और केजीएमयू बीएससी नर्सिंग के लिए काउंसलिंग के लिए दिशा निर्देश जारी हो गए हैं, उस अपलोड कर दी गई है पीडीएफ। आइए उस पीडीएफ को देखते हैं। देखिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया और इस नोटिफिकेशन आज का ही नोटिफिकेशन है 8 अक्टूबर 2022 का। इसमें कहा गया कि यूपी नर्सिंग 2022 हेतु अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश हैं, किस आधार पर काउंसलिंग उन्हें कराना है। तो उन्होंने कहा कि जो एनआईसी की वेबसाइट है, अब वो हम भी बता चुके हैं किस पे काउंसलिंग होगी, उसमें उसी के तहत यहाँ काउंसलिंग होनी है। अनाधिकृत संस्था या व्यक्ति के स्तर पर लिए गए प्रवेश पूर्णतः अवैध माने जाएंगे, यानी काउंसलिंग के हिसाब से ही जो स्कूल और कॉलेज आवंटित होगा उसी में एडमिशन लेना ही आपका वैध होगा, या बाकी इनवैलिड हो जाएगा। फिर यहाँ कहा गया कि अनाधिकृत संस्था और व्यक्ति के अथवा स्वयं के स्तर पर लिए गए समस्त प्रवेश पूर्ण रूप से अवैध माने जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी खुद की जिम्मेदारी मानी जाएगी। प्रथम चक्र की काउंसलिंग है तो समय सारणी आप जो है जारी कर दी गई, कब से कब क्या करना है इसके बारे में दे दी गई। इसमें बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग सभी के लिए यहाँ पर बताया गया। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की कोई सीमा निर्धारित नहीं की जाएगी, नहीं है, यानी आप कितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज जो हैं लॉक कर सकते हैं। चाहे जितने गवर्नमेंट कॉलेज आप लॉक करिए और चाहे जितने प्राइवेट कॉलेज जो हैं आप लॉक करिए, यानी इसकी कोई समय सीमा नहीं, यानी सीमा कोई भी निर्धारित नहीं है। और यहाँ पर कहा गया ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के पश्चात चॉइस लॉक करना अनिवार्य है। चॉइस लॉक ना होने की स्थिति में अभ्यर्थी आवंटन प्रक्रिया से स्वतः बाहर हो जाएगा, यानी आपको चॉइस लॉक करने की स्थिति में चॉइस लॉक करना ही करना है, अनिवार्य रूप से करना है। अगर चॉइस लॉक करना, फाइनल सबमिट करना अगर आप भूल गए तो आप पूरी प्रक्रिया से फीस जमा कर देंगे, फिर भी आप बाहर हो जाएंगे। उसके बाद अभ्यर्थियों के सीट आवंटित के पश्चात आवंटित कॉलेज में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर शिक्षण शुल्क जमा करना होगा, तभी प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। यानी जो फीस होगी वो आपको कॉलेज में जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होंगे और साथ में उसकी जितनी शिक्षण शुल्क होगी, जितने 1000 रुपये, वो सारी जमा करनी होगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनका प्रथम चक्र की काउंसलिंग से आवंटन प्राप्त कर प्रवेश ले लिया जाएगा और वह द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में हेतु इच्छुक हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को सिक्योरिटी और हॉस्टल व विविध शुल्क द्वितीय चक्र की काउंसलिंग संपन्न होने के पश्चात संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करते हुए जमा करनी होगी। यानी उन्हें फीस पूरी जमा करनी होगी जो उन्हें कॉलेज मिलेगा, जो दूसरा कॉलेज मिलेगा तो उसमें आप जाएंगे। यानी ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चक्र की काउंसलिंग में उन्हें एक स्कूल या कॉलेज अलॉट हो गया मान लीजिए, और फिर उसके बाद वो द्वितीय काउंसलिंग में चाहते हैं कि ये हमारा कॉलेज बदल जाए, तो उनके लिए एक ऑप्शन दिया गया कि उन्हें जो ऐसे अभ्यर्थी कॉलेज की सिक्योरिटी, हॉस्टल और विविध शुल्क द्वितीय चक्र की काउंसलिंग संपन्न होने के पश्चात संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करते हुए जमा की जाएगी। तो ये वहाँ पर जमा करनी होगी। प्रथम चक्र की काउंसलिंग से आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी यदि प्रवेश नहीं लेता तो उसके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। यानी अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया, अब मान लीजिए कॉलेज अलॉट हो गया और फिर आप जो है उस कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करते, तो आपकी ये 5000 रुपये जो है फीस जो है जब्त कर ली जाएगी, ये आपको वापस नहीं की जाएगी। यानी ये आपके 5000 रुपये चले जाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए, ऐसे अभ्यर्थी जो द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में विदा करना चाहते हैं तो उन्हें 5000 धनराशि पुनः जमा करनी पड़ेगी। यानी उन्हें अब चाहे कॉलेज अलॉट हो गया उन्हें, और फिर वो चाहे कि अब हम दूसरी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, तो उनकी वो जो है 5000 रुपये की फ़ीस जब्त कर ली जाएगी। यानी उन्हें दोबारा फिर से 5000 रुपये देने पड़ेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी और केजीएमयू द्वारा नर्सिंग प्रवेश परीक्षा जारी जो है ब्रोशर, यानी ब्राउज़र, जो आपका जो यहाँ पर वाउचर है उसमें जो गाइडलाइन है, उसमें जो निहित है, उसी के सारे दिशा निर्देश काउंसलिंग में लागू होंगे। यानी कितना कट ऑफ रहेगा, क्या रहेगा, ये सारी की सारी चीज़ें जो आपका प्रोस्पेक्टस जारी किया गया था उस प्रोस्पेक्टस के हिसाब से ही काउंसलिंग कराई जाएगी, वही लोग पात्र होंगे। तो ये चीज़ें आपने देख ली यहाँ पर। और तो इसमें पात्र होने का मतलब यहाँ पर सीधा सा मतलब है
कि जो है 40% और 50% लाने अनिवार्य होंगे, उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। दूसरी चीज़ आप देख लीजिए, उसके नीचे महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है 1 जनवरी 2022 के बाद का प्रमाण पत्र जो है बना होना चाहिए, इसके बाद का पश्चात का बना होना चाहिए, चाहे वो EWS का हो यानी OBC कैंडिडेट और EWS जो है कैंडिडेट है, उसकी जो लिमिट दी गई है टाइम लिमिट 1 जनवरी 2022 अथवा इसके बाद का बना होना चाहिए, तभी आप वैलिड होंगे, रिजर्वेशन का लाभ आपको तभी मिलेगा। तो ये चीज़ें आपने क्लियर यहाँ पर देख ली हैं, तो ये चीज़ें हो गई। और उसके बाद राजकीय क्षेत्रों में सीटों के उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होना जो है अनिवार्य है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए जो कॉलेज आवंटित किए गए हैं वहाँ जाकर आपको बनवाना होगा। निजी क्षेत्र के नर्सिंग कॉलेजों में सीटें हैं तो उत्तर प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के निवासी भी आ रहे हैं। जो निजी क्षेत्र के लिए हैं उनमें सभी लोग जो हैं कॉलेजों के सीटों को उत्तर प्रदेश सहित अन्य प्रदेश के निवासी भी आ रहे हैं, बशर्ते उनके द्वारा प्रवेश परीक्षा में प्रतिभाग किया गया हो। तो यानी जो राजकीय क्षेत्र की हैं, जो गवर्नमेंट की सीट है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मूल निवासी यानी उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग ही एलिजिबल हैं, अदर स्टेट के एलिजिबल नहीं है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई हों। यहाँ पर देख लिया, निजी क्षेत्र के सभी नर्सिंग कॉलेजों में वेबसाइट शुल्क व अन्य मदों के लिए जो है धनराशि का विवरण कॉलेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना है उन्हें, और ये सारी वेबसाइट यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई। इन्हीं वेबसाइट के हिसाब से ही आपको यहाँ पर पूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं इस पॉइंट की, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपने यहाँ पर देखा ये जो पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट की बात करते हैं कि यहाँ क्या है, जो प्रोस्पेक्टस है, जो ब्रोशर है जो दिया गया है, उसमें जो नियम कानून दिए गए हैं उन्हीं के आधार पर चीज़ें यहाँ पर होंगी। ये आप यहाँ पर देख लीजिए, ये चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई थी। 200 नंबर का आप सभी लोगों ने 200 क्वेश्चंस का पेपर दिया और सारे क्वेश्चंस जो हैं 1 नंबर के थे, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, यानी 200 क्वेश्चंस आपको करने को मिले और 200 नंबर के ही क्वेश्चंस थे। तो अब आप समझ लीजिए 200 मार्क्स के नंबर थे। अब 200 नंबर में ही आपका जो है यहाँ पर क्राइटेरिया माना गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग कहा गया। तो मिनिमम क्वालिफाइंग का मतलब है यहाँ पर 50% का मतलब है यहाँ 100 नंबर जो है आपको मिनिमम अनरिजर्व्ड कैंडिडेट को लाना है। अनरिजर्व्ड कैंडिडेट जो हैं वो 100 नंबर ही लाने हैं, तभी वो इसके लिए मान्य होंगे, अन्यथा की स्थिति में वो काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर कहा गया SC ST OBC के लिए, आप देख सकते हैं। तो यहाँ SC ST OBC के लिए जो कहा गया है उसमें आप देखेंगे कि दूसरी चीज़ 40% की बात कही गई। तो यानी 40% का मतलब है 80 नंबर, यानी 80 नंबर से अगर कम है किसी के तो वो कोई भी कैटेगरी का हो बंदा, वो जो है इसमें एलिजिबल नहीं है। यानी EWS अनरिजर्व्ड जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 नंबर होने अनिवार्य हैं, और जो SC ST OBC हैं उनके लिए यहाँ पर जो है 80 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर इतने नंबर हैं तभी आप एलिजिबल हैं, क्योंकि वहाँ पर एक पॉइंट दिशा निर्देश में लिख दिया गया कि आपका जो है इसी गाइडलाइन को फॉलो किया जाएगा जो उसके ब्रोशर में दिया गया है। तो क्लियर कट आप चीज़ों को समझ गए हैं, यानी इन्फॉर्मेशन जो बुलेटिन आई थी स्टार्टिंग में उसी का हमने यहाँ पेज नंबर 4 है, 6 पेज नंबर का बुलेटिन था, उसमें इन्फॉर्मेशन बुलेटिन था, उसमें से चौथे पेज नंबर पर ये 7.10 कॉलम में आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप प्रॉपर वे में सारी चीज़ें समझ गए होंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। दिशा निर्देश आपने देख ली, ये PDF आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।